देखो हम लोग पढ़ रहे थे कॉस्ट एनालिसिस, हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने तुम लोगों को टीएफसी, टीवीसी, टीसी बताया था, इनके ग्राफ बताए थे, ठीक है। बेसिक एक्सप्लेनेशन जितना काफी चाहिए था उतना हमने बता दिया था। टीएफसी टोटल फिक्स कॉस्ट, जिसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, टोटल कॉस्ट इनकर्ड ऑन फिक्स फैक्टर्स, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इनकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर्स, और ये था सम टोटल ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। मतलब टीसी को ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। अब अगर हम दोनों तरफ आउटपुट से डिवाइड कर दें, क्योंकि अपॉन में आपने आउटपुट लगा दिया तो आप ऐसे बोल सकते हो पर यूनिट ऑफ आउटपुट, आप ऐसे बोल सकते हो पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो टीसी अपॉन क्यू किया, एसी बन गया, एवीसी बन गया, और यहां से आगे एक नई इक्वेशन, और यहां से आगे हम लोग के पास नए टर्म एवरेज कॉस्ट या फिर एवरेज टोटल कॉस्ट भी बोला जाता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो आज की क्लास में यही पढ़ेंगे, एसी, एएफसी, एवीसी, और अगर टाइम बच गया तो मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो एक एक करके इनको देखते हैं। एएफसी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एएफसी फुल फॉर्म क्या है, एवरेज फिक्स कॉस्ट। चलो लिख दें, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। डिफाइन कैसे करेंगे, यहां हमने क्या बताया, अपॉन में आउटपुट है तो बस पर यूनिट ऑफ आउटपुट लिख दो। तो देखो कैसे डिफाइन करोगे, एवरेज फिक्स कॉस्ट को डिफाइन करना है तो इसको सिर्फ इतना लिख दो, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, सिंपल डेफिनेशन। तो यहां से अगर हम बोलें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को डिफाइन करो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। हम कहते हैं एवरेज कॉस्ट को डिफाइन करो, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, सिंपल। इससे ज्यादा इजी क्या डेफिनेशन लोगे भाई। तो एएफसी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो अब एएफसी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, एएफसी के ग्राफ के बारे में समझते हैं, और यहां पे हम यूज करेंगे डेटा का। देखो डेटा लेके ग्राफ नहीं बनाना है, बट डेटा को यूज करके हम उसको समझ में हमें आ जाता है, डेटा को देख के पैटर्न क्या बन रहा है। क्योंकि जो भी ग्राफ का शेप है वो बिकॉज ऑफ डेटा बन रहा है। बात समझना, ग्राफ कैसे जा रहा है वो सब डेटा की वजह से हो रहा है। तो डेटा आपको आना चाहिए। डेटा के साथ ग्राफ आईएससी में नहीं बनाने को बोलता है, लेकिन डेटा पता होना चाहिए। तो Q 0 1 2 3 4 5 6 7 और AFC कह रहे हैं, TFC क्यों लिया, क्योंकि AFC होता है TFC अपॉन Q, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन आउटपुट, जो कि हमने यहां पे भी किया, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन आउटपुट। AFC आए ना, तभी तो बोला गया फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, फिक्स कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर दिया हमने। तो TFC अगर 10 है तो हर बार 10 होगा। लास्ट क्लास में पढ़ी है कि फिक्स कॉस्ट कभी चेंज नहीं होती, हर बार 10 होगा। तो अब अगर आपको AFC फाइंड करने को बोला जाए, ठीक है, थोड़ी सी यहां पे काम करते हैं, स्पेस बना लेते हैं, ठीक है, जगह छोड़ देते हैं। क्या क्या छोड़ेंगे जगह, देखो AFC। तो TFC अपॉन Q, 10 को 0 से डिवाइड करो, और ये चीज हमने बताई है कि अपॉन में अगर 0 है तो नॉट डिफाइंड होगा, डैश बना दोगे कि 0 लेवल पे वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। कोई भी एवरेज 0 लेवल पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि एवरेज निकालने के लिए आप आउटपुट को अपॉन में रख रहे हो, डिनोमिनेटर में रख रहे हो। अगर आउटपुट 0 है, डिनोमिनेटर में 0 है, तो डिनोमिनेटर में जो 0 होगा उसे नॉट डिफाइंड बोलते हैं। अब ये चीज जब हम लोगों ने, अगर याद हो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था, तो वहां हमने जब अपॉन में 0 आया था तो इंफिनिटी बना दी थी। लेकिन हमने वहां एक चीज बोली भी थी
कि सिर्फ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम लोग इन्फिनिटी वर्ड यूज करते हैं, अदरवाइज अपॉन में जीरो मतलब वो नॉट डिफाइंड है, वो रियल नंबर है ही नहीं, उसको आप डिफाइन कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि कोई ऐसा नंबर ही नहीं है कि जिसको मल्टीप्लाई करें और आंसर जो है 10 आ जाए। कोई ऐसा नंबर नहीं जिसको हम जीरो से मल्टीप्लाई करें और आंसर 10 आ जाए, क्योंकि जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा जीरो ही आएगा। ठीक है, तो ये नॉट डिफाइन है, और नॉट डिफाइन में आप बनाओगे डैश। याद रखना वहां जीरो नहीं लिखोगे, क्योंकि जीरो एक नंबर है जो कि आप रियल नंबर पे प्रेजेंट कर सकते हो, जिसको आप शो कर सकते हो कि रियल नंबर में देखो बीच में जीरो आ रहा है। ये रियल नंबर पे आएगा ही नहीं, वो जो नंबर लाइन हम लोग बनाते हैं रियल नंबर्स वाली, उस पे ये आएगा ही नहीं, इसलिए आप डैश बनाओगे। हमने इस पे जोर दिया है क्योंकि टेबल वाले क्वेश्चन आते हैं, इस चीज का ध्यान रखना कि अगर आपने यहां जीरो लिख दिया ना तो गलत है। जीरो एक वैल्यू है, नॉट डिफाइंड मतलब कोई वैल्यू नहीं है। तो एक चीज तो समझ गए, ठीक। अच्छा, अब देखो 10 डिवाइडेड बाय 1 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 10 डिवाइडेड बाय 3 3.3, 10 डिवाइडेड बाय 4 2.5, 10 डिवाइडेड बाय 5 2, 10 डिवाइडेड बाय 6 1.6, राउंड ऑफ नॉर्मल लिख दिया। 10 डिवाइडेड बाय 7 1.4। अगर आप एएफसी के बारे में देखो, एएफसी का जो वैल्यू है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, 10 5 3.3 2.5 2 1.6 कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है। तो ये एएफसी के बारे में आपको याद रखना है, एएफसी फॉल्स कंटिन्यूअसली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। AFC falls continuously from left to right। जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हो, मतलब जब आप, अभी ग्राफ हमने बनाया नहीं है, ठीक है, चलो ग्राफ एक काम करते हैं, यहाँ पे ग्राफ बना देते हैं। तो ये हमारा ओरिजिन, ये हमारा एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर हम लोग क्या शो करते हैं, आउटपुट। ये हमारा वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे क्या शो करते हैं, कॉस्ट। ठीक है, दो हम डेटा नहीं लेंगे बट डेटा के हेल्प से काम करेंगे। जीरो पे ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब जब आप प्लॉट करोगे, जब आप प्लॉट करोगे अगर जीरो पे कोई वैल्यू होती तो आप इस लाइन को टच करता, वो पॉइंट वाई एक्सिस पे बनता। बात समझो, अगर जीरो पे, आउटपुट जीरो पे कॉस की कोई वैल्यू होती, एएफसी की कोई वैल्यू होती, तो एएफसी वाई एक्सिस को टच करता। यहां पे नॉट डिफाइन होने का मतलब है कि वो कभी भी वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा, वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। वाई एक्सिस को टच करने का क्या मतलब होता है, देखो एक्सिस को टच करने का मतलब होता है कि जब वो एक्सिस को टच करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट का मतलब होता है एक्स एक्सिस को टच करना, और वाई इंटरसेप्ट का मतलब होता है वाई एक्सिस को टच करना। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर क्वेश्चन आया तो आप समझ तो जाओगे। तो क्योंकि जीरो लेवल पे एएफसी एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो कभी वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा, मतलब वो वाई इंटरसेप्ट कभी नहीं फॉर्म करेगा, वो कभी भी वाई इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं करेगा, मतलब वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। एएफसी हमेशा 1 से बनना स्टार्ट होता है, ऐसे लाइक 1 2 3 ऐसे, है ना। तो यहां कहीं से स्टार्ट होगा और पहली वैल्यू उसकी 10 है, 10 के बाद 5 3 3.3, मतलब जब आप एएफसी बनाओगे तो ये चीज ध्यान रखना कि एएफसी ऐसे बनता है। यह है एएफसी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, एएफसी कर्व। वही चीज यहां बोला गया, इट फॉल्स कंटिन्यूअसली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहे हो, जब आप आउटपुट को बढ़ा रहे हो, एएफसी ऐसे कंटिन्यूअसली फॉल करता है। ठीक है, वो वाई एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि वो जीरो आउटपुट पे एग्जिस्ट नहीं करता, ये रीजन है, याद रखना। ठीक, कंटिन्यूअसली फॉल करने का भी रीजन है।
इस शेप को क्या बोलते हैं, उसका एक नाम भी है। पहले ये समझ में आया ये शेप ऐसे क्यों आ रहा है? तो एक क्वेश्चन ये बनता है, अगर हम एक क्वेश्चन की बात करें कि वाई एएफसी कंटिन्यूअसली फॉल्स, क्यों एएफसी फॉल कर रहा है? तो उसका रीजन बहुत साफ है यार। एएफसी डिराइव कैसे हो रहा है? अगर हम एएफसी का डेरिवेशन देखें, एएफसी डिराइव हो रहा है टीएफसी अपॉन क्यू, एंड विद इंक्रीज इन आउटपुट टीएफसी इज कांस्टेंट। जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ा रहे हो टीएफसी तो कांस्टेंट है, बस डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है, इसलिए एएफसी की वैल्यू कम होती जा रही है। फ्रैक्शन में, अब देखो हमने कहा था मैथ, हर चीज का रीजन क्या है? मैथ है। किसी भी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर को आप बढ़ाते जाओगे तो जो फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी होती चली जाती है। तो यहां पे टीएफसी कांस्टेंट है, हर बार 10 है। देखो टीएफसी हर बार 10 है, एएफसी एक बार 1 लिखा, एक बार 2 लिखा, एक बार 3 लिखा, एक बार 4 लिखा, तो आप क्यू को जो है बढ़ाते चले जा रहे हो, आउटपुट को बढ़ाते चले जा रहे हो। एक बार आउटपुट 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा, तो एएफसी की जो वैल्यू आ रही है वो कम होती चली जा रही है, इसीलिए एएफसी कंटिन्यूअसली फॉल्स, ये चीज। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जब एएफसी कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है, जैसे कि यहां पे, क्या ये फॉल करते करते जीरो हो सकता है? तो दूसरा क्वेश्चन इज, देखो दो क्वेश्चन बनते हैं, वाई एएफसी फॉल्स कंटिन्यूअसली, जिसका हमने रीजन बता दिया कि एएफसी इज डिराइव्ड फ्रॉम टीएफसी एंड सिंस विद इंक्रीज इन आउटपुट टीएफसी इज कांस्टेंट देयरफॉर एएफसी फॉल्स। दूसरा क्वेश्चन है, कैन एएफसी बी जीरो, क्या एएफसी जीरो हो सकता है? तो उसका भी आंसर है नो। एएफसी जीरो क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि एएफसी जो डिराइव होता है वो टीएफसी अपॉन क्यू से होता है, वेयर टीएफसी इज कांस्टेंट एंड ऑलवेज पॉजिटिव। भाई जीरो होने के लिए, इसकी वैल्यू जीरो होने के लिए न्यूमरेटर का जीरो होना कंपलसरी है कि फिक्स कॉस्ट जीरो हो जाए। टोटल फिक्स कॉस्ट अगर जीरो हो जाती तो एफसी जीरो हो जाता, क्योंकि न्यूमरेटर में जीरो आ गया, फिर नीचे कुछ भी हो आंसर जीरो आता। बट न्यूमरेटर में जीरो कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टीएफसी कांस्टेंट और हमेशा पॉजिटिव रहेगा, उसकी एक वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, इसलिए एएफसी कभी जीरो नहीं हो सकता है। अब क्योंकि एएफसी जीरो नहीं हो सकता है, बात समझो जरा। अगर एएफसी जीरो हो जाता, इसका क्या मतलब होता? एएफसी जीरो हो जाता तो जीरो होता जब वो एक्स एक्सिस को टच करके एक्स इंटरसेप्ट बना देता। तो यहां पे एएफसी एक्स इंटरसेप्ट भी नहीं बना सकता है, एएफसी एक्स इंटरसेप्ट नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि वो जीरो नहीं हो सकता है। वाई इंटरसेप्ट क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि वो जीरो आउटपुट पे एग्जिस्ट नहीं करता है, आउटपुट जीरो जब है तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है। और एक्स इंटरसेप्ट क्यों नहीं बना रहा है? क्योंकि वो खुद कभी जीरो नहीं हो सकता है। एएफसी कर्व का जो शेप होता है उसे एसिम्प्टोटिक कहते हैं। एसिम्प्टोटिक का मतलब क्या है कि दोनों तरफ वो एक्सिस की ओर बढ़ रहा है, इस तरफ भी वो वाई एक्सिस की तरफ, इस तरफ वो एक्स एक्सिस की तरफ, लेकिन दोनों में से किसी एक्सिस को टच नहीं करेगा। वो क्या बोला जाता है? एसिम्प्टोटिक टू एक्सिस। अब देखो एक्सिस बोला है, प्लूरल सेंस में है, ये मत कहना सर आपने गलती कर दी, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। एक्सिस आई जब लगाते हो तो आई लगाया जाता है एक के साथ, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। एक्सिस बोला है मतलब प्लूरल सेंस में कि ये दोनों की तरफ मूव करता है। एसिम्प्टोटिक टू एक्सिस का ये मतलब होता है इट रीचेज आउट टू बोथ एक्सिस। मतलब इधर से आप देखो एक्स एक्सिस की तरफ, नीचे की तरफ गिर रहा है ना डायरेक्टली एक्स एक्सिस की तरफ, और इधर वाई एक्सिस से होते हुए आ रहा है, लेकिन ना उसको टच करेगा ना उसको टच करेगा, हमने विद रीजन बता दिया। अब इस शेप को क्या कहते हैं? इस शेप को कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर कोई पूछे शेप ऑफ एएफसी, तो शेप ऑफ एएफसी याद रखना, इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है? एक मैथ की फिगर है, बड़ी सिंपल सी फिगर है, रीजन भी समझो कि क्यों इसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। देखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किसे बोलते हैं? कोई ऐसा फिगर
कि वहां पे जब आप उसके नीचे कोई रेक्टेंगल बनाओगे ना, तो जितने भी रेक्टेंगल बनेंगे सबका सेम एरिया होगा। फॉर एग्जाम्पल ये ले लो, ये एएफसी कर्व है, तो एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट बिलो एएफसी कर्व, कोई भी लेवल ऑफ आउटपुट ले लो, जैसे हमने ले लिया 2, तो यहां पे देखो 2 यूनिट पे एएफसी 5 है, तो वही हमने उसी हिसाब से लिखा है 2 पे 5। एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट बिलो एएफसी कर्व, एक ये रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल अगर सबको विजिबल नहीं हो तो हम हाईलाइट कर दें, एक ऐसा रेक्टेंगल बन गया। सबको विजिबल है ना रेक्टेंगल? अब इस रेक्टेंगल की खास बात क्या है कि भाई ये हो गया 2 और ये हो गया 5, तो लेंथ और ब्रेथ वाला कॉन्सेप्ट है, रेक्टेंगल है ना, ये 5 ये 5 ये 2 ये 2, तो इस पूरे का अगर एरिया फाइंड करने को दे दिया जाए, इस रेक्टेंगल का अगर एरिया फाइंड करने को दे दिया जाए, तो एरिया क्या होएगा? 5 इंटू 2 10। सब लोग मेरी इस बात से अग्री करते हो कि नहीं करते हो? देखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला समझो क्या है कि एएफसी कर्व ये जा रहा है, इसके नीचे जितने भी रेक्टेंगल बनेंगे, हमने एक एग्जांपल लिया कि अगर आउटपुट 2 है तो 2 और 5 की 2 यूनिट पे 5 एएफसी है, हमारा डेटा जो था उसके हिसाब से। तो ये जो रेक्टेंगल बन रहा है वो कैसे बन रहा है? आउटपुट आपका 2, ये बन गया आपका ब्रेथ और ये बन गया लेंथ। किसी भी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है भाई? रेक्टेंगल का अगर एरिया याद हो तो लेंथ इनटू ब्रेथ है, तो लेंथ आपका क्या बन रहा है? एएफसी बन रहा है, और ब्रेथ आपका क्या बन रहा है? आउटपुट बन रहा है, यही तो बन रहा है। तो लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया आ रहा है, सॉरी लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया बनेगा, यानी कि एएफसी इंटू क्यू क्या बनता है? टीएफसी बनता है। कैसे भाई? ये वाली इक्वेशन देखो, एएफसी इज इक्वल टू टीएफसी अपॉन क्यू, तो क्यू इंटू एएफसी इज इक्वल टू टीएफसी बन जाएगा। हाँ भाई, इस चीज से कोई डिसएग्री करता है मेरी कि सर ये गलत बोल रहे हैं आप? ये तो सब लोग मानते हो ना कि सर आप सही बोल रहे हैं, ठीक है। हमने कहा कि एएफसी कर्व, अब यहां देखो, एएफसी कर्व के नीचे कोई भी रेक्टेंगल बनाओगे तो उसमें जो तुम्हारा, इसको हम ब्रेथ ले लें तो ब्रेथ बन रहा है तुम्हारा आउटपुट, और लेंथ बनेगा तुम्हारा एएफसी, क्योंकि इधर एएफसी हम लोग शो कर रहे हैं। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया बनता है रेक्टेंगल का, तो लेंथ हो गया हमारा एएफसी, ब्रेथ हो गया हमारा आउटपुट, और एएफसी इंटू आउटपुट टीएफसी बनता है। तो देखो अभी हमने एक एग्जांपल लिया समझाने के लिए, एक और चलो एग्जांपल ले लें। मान लो यहां पे 4 ले लें, 4, तो 4 के साथ जब आप यहां देखो तो ये 2.5 है। अभी ब्रेथ है कितना? 4, और लेंथ है 2.5, जो कि आप 4 इंटू 2.5 करो, वो कितना आएगा? 10 आएगा। तो एक रेक्टेंगल ये भी बन रहा है, लेकिन और इसका भी एरिया क्या आ रहा है? 10 आ रहा है ना। एक रेक्टेंगल आपने ये बनाया और एक रेक्टेंगल ये बनाया, दोनों रेक्टेंगल में एरिया सेम आया, हाँ या ना? एक ये रेक्टेंगल और एक वो पिंक वाला, दोनों का रेक्टेंगल का एरिया सेम आया। और सेम क्यों ना आए? हमने यहां उसका आंसर पहले ही बता दिया तुम लोग को। क्यों? लेंथ हमेशा एएफसी है, ब्रेथ हमेशा आउटपुट है, एएफसी इंटू क्यू हमेशा टीएफसी आएगा। मतलब जितने भी रेक्टेंगल बनेंगे सबका एरिया टीएफसी आएगा, और टीएफसी तो हर बार कांस्टेंट है, यानी कि सबका एरिया सेम आएगा। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसीलिए बोलते हैं बिकॉज द एरिया बिलो एएफसी कर्व, एनी रेक्टेंगल फॉर्म at any given level of output, the area below AFC curve is same. ऐसे बोल सकते हो आप। At any given level of output, the area below AFC curve is same, which is equal to TFC. इसीलिए बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो हर शेप को आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं बोलोगे। अब देखो कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, ये इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल रहे हैं ना, वो चले जाते हैं आईसी में, इंडिफरेंस कर्व में। इंडिफरेंस कर्व वो भी तो कुछ ऐसे ही दिखता था,
तो लोगों ने गलती करी, बच्चों ने, वो इंडिफरेंस कर्व को भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल के आ गए, क्योंकि उनको लगता है ऐसा दिखना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। नहीं भाई, ऐसा दिखना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कंडीशन नहीं है। कंडीशन ये है कि इसके नीचे आप कोई भी आउटपुट ले लो, उस आउटपुट पे जब आप एरिया फाइंड करोगे, एक रेक्टेंगल बन रहा है, आप एरिया फाइंड करोगे, वो एरिया हर बार सेम आएगा। हमने दो रेक्टेंगल लिए, दोनों का एरिया सेम आया और जो कि हमारे टीएफसी के बराबर आया, इस वजह से बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो YAFC कर्व shape is called rectangular hyperbola because at any given level of output the area below AFC curve is same which is equal to TFC। तो ये हो गया हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट। अब चलते हैं अपने अगले उस पे, एंड नेक्स्ट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। डिफाइन करने की जरूरत है नहीं, समझ ही गए होगे क्या है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। एवरेज है ना, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट वेयर एवीसी इज इक्वल टू टीवीसी अपॉन क्यू। ये हो गया। अब अगर इसको भी हम डेटा से देखें तो टीएफसी तो देखो हमने बना ही लिया था, टीवीसी ले लेते हैं। टीवीसी लास्ट क्लास में हम लोग ने लिया ही था, रिकॉल करने की कोशिश करते हैं जैसा हमने डेटा लिया था। तो जीरो लेवल पे टीवीसी तो जीरो होता है, देखो टीवीसी जीरो होता है। उसके बाद मेरे ख्याल से हमने 6 लिया था, फिर 6 + 4 10 ले लिया था, 10 + 3 13 ले लिया था, 13 + 2 15 ले लिया था, और 15 + 5 20 ले लिया था, और फिर मेरे ख्याल से 30 और 50 समवॉट ऐसे लिया था हमने वैल्यू। ये टीवीसी लास्ट क्लास में हमने लिया था, वैसे हमने वैल्यू ले लिया। अब हमें एवीसी फाइंड करना है, और एवीसी का फॉर्मूला हमें क्या लगाना है, एवीसी का फॉर्मूला लगाना है टीवीसी अपॉन क्यू। अब समझो जरा टीवीसी अपॉन क्यू, तो टीवीसी है 0 0 अपॉन 0, तो 0 अपॉन 0 भी नॉट डिफाइंड होता है, याद रखना। ये मत सोचना कि 0 अपॉन 0 इज 0, नहीं, 0 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इसको भी डैश बना दिया। जीरो लेवल पे एवीसी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब ये भी वाई इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं करेगा। अब उसके बाद देखो 6 अपॉन 1 6, 10 अपॉन 2 5, 13 अपॉन 3 4.3, 15 अपॉन 4 3.75, 20 अपॉन 5 4, 30 अपॉन 6 5, 50 अपॉन 7 7 7 49, 7.14। हमने बस जो वैल्यूज ली थी उसके हिसाब से हमने सॉल्व कर लिया। अब यहां तुम खुद बता सकते हो एवीसी के बारे में कि इंक्रीजिंग रेट डिक्रीजिंग रेट वो सिर्फ टोटल में चलता है, बाकी एवरेज मार्जिनल में रेट नहीं चलता है, सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज चलता है। 6 से लेके 3.75 तक डिक्रीज हो रहा है, और फिर उसके बाद अगर आप देखो तो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि एवीसी क्या है, पहले डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करने लगेगा। तो एवीसी कर्व के बारे में एक चीज याद रखना, एवीसी इनिशियली डिक्रीजेस reaches minimum and then starts increasing। तो अगर हमको एवीसी कर्व बनाने को बोला जाए, ओरिजिन वाई एक्सिस पे कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट एक ही चीज है, एक्स एक्सिस पे आउटपुट, वाई इंटरसेप्ट तो फॉर्म करेगा नहीं क्योंकि जीरो आउटपुट पे एग्जिस्ट नहीं करता है। पहले डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा, तो पहले डिक्रीज होगा और फिर इंक्रीज होगा, ऐसे बनेगा हमारा एवीसी। यहां पे आप देखो ये डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है और फिर अपवर्ड स्लोप कर रहा है, इसे बोलते हैं यू शेप। तो हमारा एवीसी होता है यू शेप। अब एक क्वेश्चन बनता है व्हाई एवीसी यू शेप। तो देखो ये टीवीसी की वजह से हुआ है,
तो जो रीजन टीवीसी पे था वही रीजन इस पे हो जाएगा. इट इज यू शेप बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन. याद है ना लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन. अब देखो जरा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या था कि पहले इंक्रीजिंग रिटर्न होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर होता है, जिसकी वजह से लेबर की एफिशिएंसी बढ़ती है तो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम होने लगता है. ठीक है, सेम लेबर पहले ज्यादा आउटपुट दे रहा है ना, तो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम होता है. लेकिन बाद में जब डिक्रीजिंग रिटर्न आता है तो क्या होने लगता है, तुम्हारा क्या कहते हैं डिस्टर्बेंस हो जाता है आइडियल रेशियो का, जिसकी वजह से लेबर की एफिशिएंसी कम होने लगेगी और हमारा वेरिएबल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने लगेगा. तो इसका सेम रीजन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन. देखो हमने समझा दिया, एक्सप्लेन एग्जैक्टली कैसे लिखना है वो बुक में मिल जाएगा, नोट्स में मिल जाएगा. तो सिंपल सा है, स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रिटर्न होता है जहां पे डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन ऑफ फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर की वजह से लेबर की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉल करेगा. बट बाद में डिक्रीजिंग रिटर्न आएगा जहां पे डिस्टर्ब हो जाता है आइडियल रेशियो और फिर लेबर की एफिशिएंसी डिक्रीज करने लगती है. एज अ रिजल्ट हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने लगेगा. तो ये है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. देखो डेटा से कितना आसान हो जाता है समझना. ये हो गया एबीसी. अच्छा, अब इसके बाद आते हैं तीसरा एसी या फिर इसको एटीसी भी बोल सकते हैं, एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट, जिसको डिफाइन कैसे करते हैं, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, जो कि हो जाएगा टीसी अपॉन क्यू, जो कि क्या हो जाएगा एवरेज कॉस्ट टीसी अपॉन क्यू. या एक तरीका और है एसी इज इक्वल टू एएफसी प्लस एवीसी. ऐसे एक ही चीज है. अब इसी डेटा में एक चीज हटा दें क्योंकि टीएफसी और टीवीसी तो है ही. एक काम करते हैं टीसी ले लेते हैं. टीसी कैसे आता है, इन दोनों का सम, 10 प्लस 0 10, 10 प्लस 6 16, 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 13 23, 10 प्लस 15 25, 10 प्लस 20 30, 10 प्लस 30 40, 10 प्लस 50 60. ये टीसी आ गया. अब हमें एसी निकालना हो तो एसी के लिए वही फॉर्मूला. देखो हम ये भी कर सकते थे, एएफसी प्लस एबीसी भी कर सकते थे और टीसी अपॉन क्यू भी कर सकते हैं. तो पहला देखो 10 अपॉन 0, ऑब्वियसली बात है नॉट डिफाइंड. तो जितने भी एवरेज हैं वो जीरो लेवल पे एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, मतलब एक भी एवरेज इंटरसेप्ट नहीं बना रहा है. ठीक है, इवन वो ओरिजिन से भी नहीं होगा. उसके बाद देखो 16 अपॉन 1 16, 20 अपॉन 2 10, 23 अपॉन 3 तो 7.67 समथिंग जाएगा. 25 अपॉन 4 तो 6.25, 30 अपॉन 5 6, 40 अपॉन 6 6 30 6.67 और 60 अपॉन 7 8 56 और 40 बचता है ना तो 5 क्या नोटिस कर रहे हैं एसी के बारे में. हाँ भाई, एसी के बारे में क्या नोटिस किया कि यहां से लेके यहां तक वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है. यहां से लेके यहां तक डिक्रीज कर रहा है और फिर उसके बाद देखो वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. हाँ बस एक चीज याद रखना, एसी का मिनिमम ये था, सॉरी एबीसी का मिनिमम ये था, एबीसी का मिनिमम ये था और एसी का मिनिमम ये है. इसका मिनिमम पहले आया है, इसका मिनिमम बाद में आया है. इसको याद रखना ग्राफ बनाने के टाइम में. बाकी ग्राफ तो इसका भी वही है, पहले डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है. तो अगर हम लोग एसी का ग्राफ बनाएं y एक्सिस ओरिजिन, x एक्सिस आउटपुट.
पहले डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है एसी, ये भी यू शेप होता है। तो एसी भी क्या होता है? यू शेप। और जहां पे एसी मिनिमम होता है क्यू, ये जो क्यू है ये ऑप्टिमम पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन होता है। क्योंकि यहां पे कॉस्ट टोटल पर यूनिट कॉस्ट मिनिमम है। ठीक है, ये है एसी। तो एसी, एएफसी, एबीसी क्लियर है। तो एएफसी में थोड़ा ज्यादा था, एसी एबीसी में ऐसा कुछ नहीं है। अब इनको कंबाइन करेंगे तब आएगा। बाकी यू शेप का रीजन अगर कोई बोलेगा तो क्या लिखोगे? सेम वही, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इनिशियल स्टेज में इंक्रीजिंग रिटर्न होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इसलिए पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज करता है। बट बाद में जब डिक्रीजिंग रिटर्न आता है और प्रोडक्टिविटी यानी कि एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज होने लगता है तो पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज होने लगता है। तो ये यहां से यहां तक डिक्रीज हो रहा है और फिर इसके बाद क्या कर रहा है? इंक्रीज। यहां हमने देखो ये एवी लिखा हुआ है, ये एसी है, एवरेज कॉस्ट है, गलती से एवी लिखा था। तो ये तो हो गया इंडिविजुअली। अब एक बार क्या करते हैं, तीनों का ग्राफ एक साथ बनाते हैं, क्योंकि एग्जाम में वो कलेक्टिव जरूर आता है। बस वो लास्ट टॉपिक रहेगा आज का। ठीक है, बाकी मार्जिनल कॉस्ट को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मार्जिनल कॉस्ट और इनका जो रिलेशन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में ही लॉन्ग रन का जो थोड़ा बहुत बताना वो बता देंगे। एक साथ अगर तीनों बनाने को आ जाए, ओरिजिन, एक्स एक्सिस, आउटपुट, यहां पे कॉस्ट, वाई एक्सिस, आता है बहुत बार बनाने को एक साथ। सबसे पहले एएफसी बना लो। कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है। फिर एबीसी बनाओ, डिफरेंट कलर यूज कर ले रहे हैं, यू शेप। तो नीचे से ये एबीसी हो गया, और फिर इसके बाद एसी बनाओ, क्योंकि एसी दोनों का सम है। इवन डेटा में अगर आप देखो एसी 16 है, जो कि एबीसी और एएफसी से ज्यादा है। किसी भी लेवल ऑफ आउटपुट पे एसी इन दोनों से ज्यादा है, 7.67, ये 4.3, 3.3, क्योंकि इन दोनों का सम है ना, तो इससे तो ज्यादा ही होगा। तो ग्राफ में वो इन दोनों के ऊपर ही होएगा, किसी को भी वो टच नहीं कर रहा है। ऐसे ये बनेगा एसी। अब इसमें कुछ चीजें आपको नोटिस करनी है और कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि ये दोनों देखो एक साथ है ना, ऐसे जा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है, कैन एसी बी इक्वल टू एबीसी? आंसर इज नो। क्या ये दोनों जाके इंटरसेक्ट कर सकते हैं? क्या दोनों सेम हो सकते हैं? आंसर इज नो। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि एसी जो है वो एएफसी और एबीसी का सम है। अभी इन दोनों को सेम होने के लिए इसको जीरो होना पड़ेगा, बट हमने क्या बताया, ये कभी जीरो हो ही नहीं सकता, एएफसी कभी जीरो हो ही नहीं सकता। हम लोग ने पढ़ा ना, क्योंकि एएफसी कभी जीरो नहीं होगा, भले 0.8 0.9 हो जाए। अब मिनिमम सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एएफसी विल ऑलवेज एग्जिस्ट, मतलब दे टेंड्स टू गेट क्लोजर बट दे विल नेवर इंटरसेक्ट। याद रखना, एसी एंड एबीसी टेंड्स टू गेट क्लोजर but will never intersect. कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अब मिनिमम अमाउंट ऑफ एएफसी, सर्टेन अमाउंट ऑफ एएफसी विल ऑलवेज एग्जिस्ट, एएफसी कैन नेवर बी जीरो। सिंपल। दूसरी ऑब्जर्वेशन कि यहां पे देखो ये दोनों कितने पास थे, एसी और एएफसी, बट यहां पे अब देखो ये गैप कितना बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इनिशियल लेवल पे एएफसी हाई होता है एकदम स्टार्टिंग में, उसके बाद एएफसी फॉल कर रहा है। तो अब जो एसी है वो इन दोनों को बना के बन रहा है,
जो कि इवन आप डेटा में भी देखो, ये 16 है, ये 10 और 6 है, तो 16 के ज्यादा पास कौन था? 10। लेकिन नीचे पे आ जाओ, ये 8.5 है, ये 7.4 है, ये 1.4 है, अभी इसके पास कौन है? ये है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू कम होती चली जा रही है, तो एएफसी का जो परसेंटेज है एसी में वो कम होता चला जा रहा है, इसलिए इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है। ठीक है, एएफसी की वैल्यू कम होती चली जा रही है, तो एएफसी का जो प्रपोर्शन है, एएफसी का जो परसेंटेज एसी का है वो कम होता चला जा रहा है, क्योंकि एसी इन्हीं दोनों को मिला के बन रहा है ना। पहले कहो ये 90% था, ये 10% था, अगर ये 100% है, लेकिन बाद में कम होते होते ये 10% आ गया, ये 90% आ गया, तो इसका जो परसेंटेज है वो कम होता चला जा रहा है, इसीलिए ये डिस्टेंस बढ़ रहा है। और इसका जो परसेंटेज अब बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू एक टाइम के बाद इंक्रीज कर रही है, तो इसलिए इसके करीब आता चला जा रहा है। तो ये है इन दोनों को, तीनों को एक साथ बना के ऑब्जर्वेशन। तो यहां पे देखो हमारा एक एवरेज कॉस्ट पूरा होता है। इतना क्लियर है? खास कर डिस्टेंस वाला, कि जैसे से एज वी आर इंक्रीजिंग आवर आउटपुट, द परसेंटेज या proportion of AFC in AC is falling. As a result, distance between AC and AFC is increasing. And with increase in output, AVC initially fall but start rising. Therefore, proportion of AVC is increasing in AC. As a result, it tends to get closer. तो ये हमारा पूरा एवरेज कॉस्ट है, और आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं।